वेलकम टू CIZ प्लस। आज के लेक्चर में हम देख रहे हैं यूपीपीएससी एई सिविल इंजीनियरिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। जैसा कि हम जानते हैं 2013 में लास्ट एग्जाम कंडक्ट कराया गया था, तो लास्ट एग्जाम के जस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। हम लोग यहाँ पे वही डिस्कस कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बेसिकली यूपीपीएससी एई के। बहुत कम टाइम रह गया, 1 नवंबर को एग्जाम है। इतना बड़ा एग्जाम है, 712 एई की पोस्ट निकली हैं, तो इसको हल्के में मत लीजिए। अगर कुछ भी प्रिपरेशन थोड़ी बहुत कंप्लीट हो गई है तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मेरे साथ रिवाइज कर लीजिए। वैसे हमें पता है एग्जाम तो प्रिपरेशन तो लास्ट टाइम तक भी कंप्लीट नहीं लगती है। अगर आपने एक बार पहले किए हुए हैं तो हमारे साथ दोबारा कर लीजिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। मैं चाहता हूँ वीडियो के साथ साथ आप करते रहें, पॉज कर करके क्वेश्चंस करते रहें और साथ साथ आप लोग सॉल्व करते रहें। जो मैं सॉल्यूशन बता रहा हूँ उसकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देखते रहें। मैं बताता रहूँगा इस क्वेश्चन में क्या रिलेवेंट है, इस क्वेश्चन का लॉजिक क्या है आंसर का, साथ ही साथ इसका आंसर ये क्यों आया, इसके साथ और इन्फॉर्मेशन हम क्या पढ़ सकते हैं, इस क्वेश्चन के साथ साथ और क्या क्या पूछा जा सकता है, ये सब मैं साथ साथ बताता रहूँगा। इस लेक्चर में हम लोग देख रहे हैं इरिगेशन के क्वेश्चंस। इरिगेशन की एक प्रीवियस वीडियो भी है, उसकी ही कंटिन्यूटी में सेकंड वीडियो है इरिगेशन की। बहुत इंपॉर्टेंट है इरिगेशन का टॉपिक। अराउंड 30 क्वेश्चंस आए हुए हैं इरिगेशन से। हम लोग बाकी के क्वेश्चंस देखेंगे इरिगेशन पे। तो आई विल रिकमेंड आप लोग मेरे साथ साथ वीडियो को साथ साथ चलते रहिए, सॉल्व करते रहिए। और अगर आपको किसी भी पॉइंट पे लगता है कि मेरी प्रिपरेशन उतनी अप टू द मार्क नहीं है, मुझे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने में प्रॉब्लम आ रही है, या फिर मेरा कॉन्फिडेंस कम है इस वक्त, मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि मैं एग्जाम अच्छे से कर पाऊंगा, मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरे को कोई रिवाइज करा दे। कई बार होता है ना, हमें क्रैश कोर्स चाहिए होता है, हमें शॉर्ट टर्म में कुछ रिविजन चाहिए होती है, फॉर्मूला रिविजन हो जाए, कॉन्सेप्ट्स रिविजन हो जाए, मेन पॉइंट्स अगर मेरे पक्के हो जाएं तो मैं इस एग्जाम को अच्छे से निकाल लूंगा। तो उसके लिए बेस्ट सोर्स है, आप यूपीपीएससी एई लमसम पैक विजिट करिए हमारा www.cizplus.com पे, या फिर हमारी मोबाइल एप्लीकेशन CIZ प्लस ऐप डाउनलोड कीजिए। वहाँ पे ये कोर्स है, उसको चेकआउट कीजिए। स्पेशली डिजाइन फॉर दिस कोर्स हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छे से एनालाइज करके ये वीडियो बनाई है इस कोर्स के लिए, ताकि आप लोगों को हेल्प हो सके शॉर्ट टर्म प्रिपरेशन के लिए। शॉर्ट एंड क्रिस्प वीडियोस हैं 10 to 15 मिनट्स की पर सब्जेक्ट। 10 to 15 वीडियोस मिलेंगी आपको पर सब्जेक्ट। 3 क्विजेज हैं, साथ ही साथ लाइव डाउट सेशन है। विद इन 24 आवर्स आपको डाउट का क्लियरेंस मिल जाएगी। और क्या चाहिए, लास्ट के टाइम पे कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हो जाएगा, आप एग्जाम में अच्छे से जा सकोगे। मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए हुए हैं, मैंने क्रैश कोर्स अटेंड किया हुआ है, एग्जाम में अब अच्छे से दे सकता हूँ। सिलेक्शन में बहुत चांसेस बढ़ जाते हैं अगर आपको कॉन्फिडेंस हाई रहे। तो कुछ नहीं जाएगा, एक या दिन में आपको पर डे आपको एक सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लीजिए, अपनी रिवीजन करते रहिए, क्वेश्चन बैंक में से क्वेश्चंस लगाइए और सिलेक्शन हो जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन जिसके लिए ये वीडियो है। पहला क्वेश्चन है इरिगेशन का। फॉर द डिजाइन ऑफ अ हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर ऑन अ परमिएबल फाउंडेशन, द डेप्थ ऑफ डाउनस्ट्रीम शीट पाइल इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ। देखो, हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर जैसे फॉर एग्जांपल डैम, मान लो डैम की बात है, डैम एक हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर है। बोला हुआ है किस चीज पे, मैं क्वेश्चन का मतलब समझा देता हूँ। फॉर डिजाइन ऑफ हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर, इस डैम के डिजाइन के लिए थोड़ी कर्व बन गई है, अजीब सा लग रहा है ये, ऐसा, ठीक है। इस डैम के डिजाइन के लिए ऑन परमिएबल फाउंडेशन, परमिएबल फाउंडेशन मतलब सॉइल की फाउंडेशन, जैसे कि परमिएबल मटेरियल की अर्दन फाउंडेशन है। द डेप्थ ऑफ द डाउनस्ट्रीम शीट पाइल इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ। शीट पाइल क्या होती है, बेसिकली ऐसी पाइल्स होती हैं जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट को बढ़ाती हैं और मेरे स्ट्रक्चर को बचाती हैं अलग अलग चीजों से। जैसे कि अपस्ट्रीम शीट पाइल होती है, वो अपलिफ्ट प्रेशर कम करती है। डाउनस्ट्रीम शीट पाइल है, वो मेरा पाइपिंग एक्शन को रोकती है। तो डाउनस्ट्रीम शीट पाइल जो कि डाउनस्ट्रीम पे लगा हुआ है, क्यों, अगर ये अपस्ट्रीम है तो ये डाउनस्ट्रीम है, इसलिए डाउनस्ट्रीम सेक्शन पे जो लगी हुई है डाउनस्ट्रीम शीट पाइल, इसकी जो लेंथ है, इसकी जो डेप्थ है, वो किस चीज पे डिपेंड करती है। एक तो ये है कि इतनी डेप्थ हो कि स्काउरिंग ना हो, स्काउरिंग एक्शन ना हो, मतलब रस्टिंग ना हो, किसी तरह की स्काउरिंग ना हो। स्काउरिंग एक इंपॉर्टेंट, स्काउरिंग डेप्थ से ज्यादा होनी चाहिए इसकी डेप्थ। और
जो मेरी डाउनस्ट्रीम पाइल है वो जनरली पाइपिंग को रोकती है। पाइपिंग किससे रिलेटेड है? एग्जिट ग्रेडियंट से, ई से। एग्जिट ग्रेडियंट को कम करती है मेरी डाउनस्ट्रीम पाइल। कैसे? ये लेंथ बढ़ा के वाटर को लंबा डिस्टेंस ट्रेवल करने पड़ेगा। ई इज इक्वल टू एच एल बाय एल, हाइड्रोक्लोरिक लॉस बाय एल। तो ये एल बढ़ा के मेरा क्या करता है? एग्जिट ग्रेडियंट को कम करता है, जिससे फैक्टर ऑफ सेफ्टी बढ़ता है इन टर्म्स ऑफ पाइपिंग। तो पाइपिंग मेरी रुकती है। तो क्या होता है इसमें? डेप्थ ऑफ डाउनस्ट्रीम शीट पाइल दो चीजों पर डिपेंड करता है, एक तो सेफ एग्जिट ग्रेडियंट और स्कावर डेप्थ। तो दोनों ही, एनर्जी डिसिपेशन का कोई रोल नहीं है डाउनस्ट्रीम पाइल में। तो बोथ सेफ एग्जिट ग्रेडियंट एंड डाउन और स्कावर डेप्थ। स्कावर डेप्थ की जो डेफिनेशन है वो जनरली जितने भी अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर्स है ना, किसी ब्रिज की डेप्थ, किसी अपस्ट्रीम पाइल की, डाउनस्ट्रीम पाइल की, किसी शीट पाइल की, स्कावर डेप्थ कंसिडरेशन जनरली हर जगह आ जाती है। मेन इसकी कंसिडरेशन एग्जिट ग्रेडियंट के केस में। एग्जिट ग्रेडियंट को कौन कंट्रोल करता है? डाउनस्ट्रीम शीट पाइल। अपलिफ्ट प्रेशर को कौन कंट्रोल करता है? अपस्ट्रीम पाइल, अपस्ट्रीम शीट पाइल। आई होप ये क्लियर है। आगे चले। अपलिफ्ट प्रेशर on is the at the base is minimum in the case of earthen dam, arch dam, gravity dam and buttress dam। देखो earthen pressure को अगर मुझे एक्सप्लेन करना हो, मैं दोबारा से एक डैम बनाऊं और ये परवियस कंडीशन पे बना हुआ है। अपलिफ्ट प्रेशर बेसिकली आता है मेरा हाइड्रोलिक ग्रेडियंट की वजह से। ऐसा एक अपलिफ्ट प्रेशर जनरली जनरेट हो जाता है। ये अगर ये खाली है मेरा इस तरफ, तो इस तरह का एक अपलिफ्ट प्रेशर जनरेट हो जाएगा अपवर्ड डायरेक्शन में, जो कि डैम का सेल्फ वेट कम करेगा, डैम के नेट रेजिस्टिंग फोर्स घटा देगा अपलिफ्ट प्रेशर। ये अपलिफ्ट प्रेशर एक नेगेटिव प्रेशर होता है। बेसिकली हम चाहते हैं कि मेरा डैम का सेल्फ वेट ज्यादा हो, ताकि वो टो के अबाउट इसका मोमेंट रेजिस्ट करे। इसका मोमेंट आएगा क्लॉकवाइज, सेल्फ वेट एंटी क्लॉकवाइज रेजिस्ट करे। लेकिन अपलिफ्ट प्रेशर इस सेल्फ वेट को कम कर देता है, क्योंकि ये ऊपर एक फोर्स लगाता है, जो कि नेट वर्टिकल फोर्स कम हो जाती है, नेट डाउनवर्ड फोर्स कम हो जाती है अपलिफ्ट प्रेशर के कारण। कह रहा है ये अपलिफ्ट प्रेशर मिनिमम किसके बेस पे होता है? मिनिमम किस केस में होता है? ये मिनिमम केस में होता है ग्रेविटी डैम के। ग्रेविटी डैम की शेप इस तरह होती है। ग्रेविटी डैम में मिनिमम होता है, ना तो अर्दन डैम में, ना आर्च डैम में, ना ही बटरस डैम में। ये ग्रेविटी डैम के केस में सबसे मिनिमम होता है। आगे चलें। द सीपेज लॉसेज फ्रॉम अनलाइंड चैनल्स कैन बी डिटरमाइंड बाय। अनलाइंड चैनल्स मतलब जिस पे लाइनिंग नहीं लगी हुई है, कोई लाइनिंग मटेरियल नहीं है, अर्दन चैनल है, मिट्टी का चैनल है, कोई अर्दन मटेरियल वाला चैनल है, उसमें क्या होते हैं? सीपेज लॉस हो जाते हैं। जैसे कि अगर मेरा ये चैनल है इस तरह की, इसमें कोई लाइनिंग नहीं है, पानी इसमें से जा रहा है, तो पानी इसमें से सीप डाउन कर जाता है, लॉस हो जाते हैं, सीप कर जाएगा, क्योंकि अर्दन चैनल है ना, अर्दन कैनाल है, तो उसमें से लॉस। तो इसको ट्रेस कैसे करते हैं? मतलब ये हम लोग पता कैसे करते हैं सीपेज लॉसेस का? सीपेज लॉसेस को पता करते हैं ट्रेसर मेथड से, ट्रेसर टेक्निक से। कैसे? क्या करेंगे? एक जगह पे पानी में कोई डाई मिला देंगे। ये ब्लू कलर का पानी है, मैंने इसमें डाई मिला दी पिंक कलर की, तो होगा क्या? आसपास की सरफेस में पिंकनेस आ जाएगी, पिंकिश कलर आ जाएगा, क्योंकि वो वाटर वहां पे लॉस हुआ है, वहां पे सीपेज लॉस हुआ है, तो इस वजह से पिंकिश कलर आ जाएगा बाकी की जगह पे। तो इस मेथड को बोलते हैं ट्रेसर टेक्निक। ना तो इसका आंसर अल्ट्रासोनिक मेथड है, ना तो लेसीमीटर है। लेसीमीटर तो हो ही नहीं सकता, वो तो हाइड्रोलॉजी में यूज होता है। और यहाँ पे है टिपिंग बकेट मेथड, रेनफॉल के लिए यूज होता है, रेनफॉल एस्टिमेशन के लिए यूज होता है। तो इसका आंसर ये तीनों नहीं है, इसका आंसर है ट्रेसर टेक्निक। आई होप ये क्लियर है। आगे चलते हैं हम लोग। द कैपेसिटी ऑफ एन इरिगेशन चैनल इज फिक्स्ड ऑन द बेसिस ऑफ। एक इरिगेशन चैनल की कैपेसिटी कौन फिक्स करता है? किस बेस पे हम लोग डिसाइड करेंगे कि मेरा इरिगेशन चैनल कैसा बने? तो इरिगेशन की चैनल की कैपेसिटी कौन डिसाइड करता है? ऑप्शंस है कल्टीवेबल कमांड एरिया एंड वाटर ट्रांसमिशन लॉस, ड्यूटी ऑफ वाटर, टाइम फैक्टर, या ऑल ऑफ द अबव। इसका आंसर आएगा ऑल ऑफ द अबव। मैं एक्सप्लेन करता हूँ व्हाई। कल्टीवेबल कमांड एरिया का मतलब होता है वो एरिया
जो कि उस टाइम पे कल्टीवेट हो सकता है, CCA कल्टीवेट, जितना एरिया कमांड, ग्रॉस एरिया माइनस अनकल्टीवेबल एरिया इज कल्टीवेबल कमांड एरिया, जितना जितना फील्ड का एरिया कमांड कल्टीवेट हो सकता है, जितने पे खेती हो सकती है, मतलब सीमेंटेड एरिया या फिर जहाँ पे घर कोई पंप हाउस बना हुआ है, उस सब एरिया को माइनस कर दो, कल्टीवेबल एरिया आ जाता है, कल्टीवेबल कमांड एरिया आ जाता है बेसिकली। वो कितना है और मेरा वाटर ट्रांसमिशन लॉस कितना हो रहा है, कैनल में से पानी ट्रांसमिट करके डिस्ट्रीब्यूशन में कितना लॉस हो जाएगा, उस बेस पे कैपेसिटी डिसाइड होगी कैनल की कितनी देनी है, मेरे को कितनी ज़रूरत है कितने पानी की। साथ ही साथ पानी की ज़रूरत कितनी है वो क्रॉप पे भी डिपेंड करता है, जैसे कि जो राइस है, जो बेसिकली जैसे कि वीट है, उसकी ड्यूटी राइस से ज़्यादा होती है। अगर हम लोग, ड्यूटी का क्या मतलब होता है, अगर पूरे बेस पीरियड के दौरान 1 मीटर क्यूब पर सेकंड हम लोग पानी देते रहें तो कितना हेक्टेयर कवर हो जाएगा, कितना हेक्टेयर में प्लांटेशन हो जाएगी, कितनी हेक्टेयर में फील्ड होगी, दैट इज ड्यूटी। जैसे हम जानते हैं वीट की ड्यूटी राइस से ज़्यादा है, किस क्रॉप के लिए ज़रूरत है वो भी डिपेंड करता है। और टाइम फैक्टर क्या होता है, टाइम फैक्टर एक एफिशिएंसी फैक्टर होता है। टाइम फैक्टर का मतलब कितने टाइम तक हमें पानी देना था और एक्चुअली हमने कितना दिया, एक्चुअल टाइम अपॉन टोटल टाइम, जो जिसके लिए हमने डिजाइन किया था और अपना एक्चुअल टाइम, टाइम फैक्टर जनरली 1 से कम होता है। तो एफिशिएंसी फैक्टर है, ड्यूटी फैक्टर क्रॉप फैक्टर है, और कल्टीवेबल कमांड एरिया हमें टोटल एरिया बताएगा। उस हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, कैपेसिटी डिसाइड करेंगे। देखो जैसे कि कोई फील्ड है, उसका एरिया लेट्स से 50 हेक्टेयर है और मेरे को कोई क्रॉप उगानी है जिसकी ड्यूटी मेरे को पता है, वीट की ड्यूटी लेट्स से 10 हेक्टेयर पर मीटर क्यूब पर सेकंड है, ठीक है। तो अगर मुझे चाहिए कि मेरी कैपेसिटी चाहिए इरिगेशन चैनल की, कैपेसिटी का मतलब फ्लो रेट चाहिए, फ्लो रेट के लिए मैं क्या करूंगा, 50 को इससे डिवाइड कर दूंगा, ड्यूटी से डिवाइड कर दूंगा एरिया से, तो कितना आ जाएगा 50/10, दैट इज 5 मीटर क्यूब पर सेकंड की मुझे चाहिए, 5 मीटर क्यूब पर सेकंड की मुझे कैपेसिटी चाहिए इरिगेशन चैनल में। समझ गए आप लोग ये चीज, ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर है। टाइम फैक्टर कहाँ यूज होगा, टाइम फैक्टर यूज होता है डिस्ट्रीब्यूशन में। अगर चैनल से हम लोग को क्रॉप में देना है, कितनी देर हमने पानी दिया और कितनी देर देना था, उसका जो रेशियो है उसको बोलते हैं टाइम फैक्टर। आगे चलते हैं हम लोग। द पर्पज ऑफ अ क्रॉस रेगुलेटर इन अ कैनाल इज, क्रॉस रेगुलेटर क्या होता है, ऑप्शंस पढ़ लेते हैं अगर हम लोग। टू रेगुलेट वाटर सप्लाई इन एन ऑफ टेकिंग चैनल, ऑफ टेकिंग चैनल में देखो 2 टाइप के चैनल होते हैं, एक तो पेरेंट चैनल, एक ऑफ टेकिंग चैनल। मैं इसको फिगर से एक्सप्लेन करूंगा। टू रेगुलेट वाटर सप्लाई इन मेन चैनल, टू हेड अप द वाटर फॉर एडुकेट सप्लाई इन द ऑफ टेकिंग चैनल, और टू रेगुलेट द एक्सेस फ्लड वाटर। इसका आंसर हम लोग देखते हैं, पहले फिगर बता देता हूं। देखो फिगर है, मेन चैनल है कोई, पेरेंट चैनल बोलते हैं इसको जनरली। देखो ये है मेरा पेरेंट चैनल, मेन चैनल, जहां से हमने, जो बड़ा वाला चैनल है, ठीक है। और ये है मेरा ऑफ टेकिंग चैनल, इस चैनल को लेके जाएंगे, इसमें से ऑफ टेकिंग चैनल में से जनरली हम लोग इरिगेशन करते हैं। मेन चैनल चलता रहता है, मेन चैनल में से ऑफ, मतलब ऑफ टेकिंग चैनल एक इसकी ब्रांच है। ठीक है, होता क्या है फिगर में, यहां पे लगा होता है एक हेड रेगुलेटर, और यहां लगा होता है क्रॉस रेगुलेटर। अक्सर कंफ्यूजन होती है इसमें। क्रॉस रेगुलेटर पेरेंट चैनल पे लगा होता है डाउनस्ट्रीम टाइप पे, और हेड रेगुलेटर ऑफ टेकिंग चैनल में लगता है। करना क्या होता है, देखो चैनल से इस चैनल में से उसमें जाने के लिए हमें पानी को क्या कहते हैं, बोल सकते हैं पानी को रोकना पड़ता है। पानी को रोकेंगे यहाँ पे, उसकी डेप्थ बढ़ेगी, डेप्थ बढ़ने से चैनल को कोई एस्केप रूट चाहिए,
क्योंकि पानी तो फ्लोइंग कंडीशन में, उसको बहने के लिए कोई जगह चाहिए। आगे से हमने रोक दिया, खड़ा कर दिया, तो वो इस रूट से जाने लगे। इसके लिए हम क्या करते हैं, क्रॉस रेगुलेटर लगाते हैं। और ये हेड रेगुलेटर क्या करता है, अब इतना भी ना पानी बह जाए कि ये ऑफ टेकिंग कैनाल उसको संभाल ना सके, यहाँ पे फ्लडिंग हो जाए इस जगह की, तो हेड रेगुलेटर उस जितना पानी बहना चाहिए उसका हेड मेंटेन करता है। तो क्रॉस रेगुलेटर का काम क्या होता है, डेप्थ को इंक्रीज कर देना पेरेंट चैनल में, ताकि पानी ऑफ टेकिंग चैनल की तरफ रुख मोड़ ले अपना, वहां को चले जाए। इसकी डेप्थ इंक्रीज करना, इसको रेगुलेट करना पेरेंट चैनल के पानी को, ताकि वो ऑफ टेकिंग चैनल में चला जाए। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन सही होगा सी, टू हेड अप द वाटर फॉर एडुकेट सप्लाई इन द ऑफ टेकिंग चैनल इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हेड रेगुलेटर का मतलब भी समझ आया, क्रॉस रेगुलेटर का भी मतलब समझ आया, ये चीजें क्लियर है। आगे चले, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। The maximum compressive force in a gravity dam exists dash where the reservoir is full। देखो ये क्या कहते हैं, फोर्सेस पे क्वेश्चन है, ग्रेविटी डैम पे क्वेश्चन है कि मैक्सिमम कंप्रेसिव फोर्स किस साइड होगी, एट द हील होगी, एट द सेंटर ऑफ द बेस होगी, विद इन द मिडल थर्ड ऑफ द बेस होगी, या एट द टो होगी। फिगर से समझाता हूं इसको। मान लो ये मेरा डैम है, ये बेस है उसका, और यहाँ पे रेजर्वोयर फुल कंडीशन है। फुल कंडीशन मतलब टॉप तक पानी भरा हुआ है, ठीक है। इस साइड मैंने कोई पानी नहीं बनाया डाउन स्ट्रीम में। हील क्या होता है, ये वाला पार्ट, जूते की तरह समझ लो इसको, बैक वाला। और टो क्या होता है, ये पैर के टो बाहर साइड होते हैं, टो। और ये हील, पहले बोल रहा है हील पे होगा क्या, टो पे होगा क्या, सेंटर ऑफ द बेस होगा क्या, यहां होगा क्या सेंटर ऑफ द बेस, या फिर विद इन द मिडल थर्ड ऑफ द बेस। मतलब मिडल थर्ड का मतलब इस पूरी विड्थ का, अगर ये बी विड्थ है तो इसका b/3 एरिया, मिडल से b/3, मिडल थर्ड b/3 एरिया के बीच में कहीं होगा क्या, नहीं। इसका आंसर है टो पे होगा। पता है क्यों, खुद सोचो यार। वैसे तो इसका फॉर्मूला भी है, मैं बता देता हूं, दिमाग लगाओ। ये लेटरल फोर्स है, कहीं पे यहां पे लग रही होगी, ठीक है। ये लेटरल फोर्स अपना मोमेंट कहां पे धकेल रही है, इसके टो पे नहीं जा रहा, बल्कि हील से तो प्रेशर रिलीज हो रहा है। अगर ये डैम कहीं पे जोर दे रहा है, इसका नॉर्मल रिएक्शन कहीं जोर दे रहा है, तो टो पे दे रहा है। ये टो के अबाउट टॉपल होने की कोशिश करेगा, ओवरटर्न होने की कोशिश करेगा। लेटरल फोर्स का मोमेंट टो पे जोर दे रहा है, समझ रहे हो। टो पे रेजर्वोयर फुल कंडीशन में मेरा प्रेशर लग रहा है, रेजर्वोयर फुल कंडीशन में टो पे प्रेशर की भी ये होती है, स्ट्रेस की, टो पे प्रेशर स्ट्रेस की होती है वैल्यू V/B, डेल्टा V/B 1 + 6E। ये फॉर्मूला होता है टो पे प्रेशर का। तो इसे तो सबसे ज्यादा टो पे आता है। इसको अगर आप एक सेकंड के लिए भूल भी जाएं, मैं इसको कंफ्यूज नहीं करना चाहता। लेटरल फोर्स का मोमेंट देखो, टो पे सबसे ज्यादा होती है कंप्रेसिव फोर्स, कंप्रेस करने की कोशिश कर रहा है ये, टो के अबाउट टॉपल करने की कोशिश कर रहा है। और हील पे सबसे कम होता है, हील पे लीस्ट कंप्रेसिव प्रेशर और टो पे सबसे ज्यादा। क्लियर है ये चीज, आगे चलें। The most adverse condition for the stability of the slope for upstream face of an earthen dam is, पहली स्टेडी स्टीपेज हो जाए, बी रिजर्वोयर एम्प्टी हो जाए, सी सडन ड्रॉडाउन कंडीशन हो जाए, और डी नन ऑफ द अबव। देखो ये क्वेश्चन है स्लोप स्टेबिलिटी का, सॉइल में भी पढ़ते हैं हम लोग ये। मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। ये कोई अर्दन डैम है, ऐसे बना रहा हूं मैं अर्दन डैम, ठीक है। जनरली ऐसा ही बनता है, क्योंकि मेरे को अपस्ट्रीम की स्लोप भी दिखानी है, मेरे को उसको फ्लैट नहीं दिखाना। और यहां है कुछ पानी, ठीक है, पानी का लेवल ये है, इस लेवल को बोल रहा हूं मैं डेल्टा 1। अगर कह रहा है सडन ड्रॉडाउन कंडीशन है इसका आंसर,
मैं बताता हूं क्यों। क्योंकि अगर मान लो सडनली पानी का लेवल ये हो जाए, अभी तो ये था और ये हो जाए, इसको बोल रहा हूं डेल्टा टू, तो पता है क्या होता है, इंस्टेंटली अगर मेरा ये हो जाए ना तो इंस्टेंटली मेरा इफेक्टिव प्रेशर बढ़ जाता है। वाटर टेबल की डेप्थ एकदम से कम हो गई तो उस वजह से स्लोप फेलियर हो जाएगा, अपस्ट्रीम की स्लोप फेलियर हो जाएगा, ये पार्ट स्लाइड कर जाएगा, ये पार्ट यहाँ पे स्लाइड कर जाता है। इसको रोकने के लिए कोई रेजिस्टिंग फोर्स है नहीं, नीचे का प्रेशर बढ़ गया और यहाँ पे क्योंकि हमें पता है वाटर टेबल डिक्रीज करता है तो इफेक्टिव प्रेशर बढ़ जाता है, इफेक्टिव प्रेशर बढ़ गया, रेजिस्ट करने के लिए फोर्स बची नहीं, वो ये वाला पार्ट स्लाइड डाउन करने की स्लोप इनस्टेबिलिटी हो जाती है। तो मोस्ट एडवर्स सबसे खराब कंडीशन क्या है स्टेबिलिटी के लिए, कि अगर सडन ड्रॉ डाउन एकदम से पानी पुल आउट कर ले, वाटर टेबल डिक्रीज कर जाए तो ये स्लोप की स्लाइडिंग हो जाती है, स्लोप फेलियर बोला जाएगा उसको। तो इसीलिए सडन ड्रॉ डाउन कंडीशन इज द वर्स्ट कंडीशन फॉर अर्दन डैम ऑफ अपस्ट्रीम पाइल। अपस्ट्रीम कंडीशन में सडन ड्रॉ डाउन कंडीशन सबसे खराब है। क्लियर है, आगे चलें। इन रिवर स्पर्स आर प्रोवाइडेड, स्पर्स प्रोवाइड किए जाते हैं। पहला, टू ट्रेन द फ्लो अलोंग द स्पेसिफिक कोर्स, दूसरा टू कन्फाइन द विड्थ ऑफ द रिवर, सी टू रिड्यूस द फ्लड पीक, या डी नन ऑफ द अबव। देखो ये स्पर्स क्या होते हैं ना, स्पर्स को ग्रॉइंस भी बोलते हैं। होता क्या है, मान लो ये कोई मेरी रिवर है, रिवर ट्रेन करने का मतलब होता है रिवर को एक स्पेसिफिक कोर्स का मेंटेन करना, उसकी डेप्थ मेंटेन करना, उसके बैंक्स को प्रोटेक्ट करना। तो यहाँ पे स्पर्स प्रोवाइड किया जाता है। स्पर्स होते हैं ऐसे जनरली ना पानी के बीच में बैंक्स पे ये सब होते हैं जो कि वाटर की वेलोसिटी डाउन करते हैं, बेसिकली ऐसे बने होते हैं ये स्पर्स बैंक्स पे। बैंक्स से पानी की तरफ आप लोग गूगल कर सकते हैं इसकी इमेज, ये क्लियर नहीं है अगर तो ये स्पर्स होते हैं, जनरली बीचेस पे भी होते हैं ये। तो ये क्या करते हैं, बैंक को प्रोटेक्ट करते हैं और ये पानी के फ्लो को ट्रेन करते हैं। यहाँ पे इतना एक्सप्लेन करना ज्यादा हो जाएगा कि किस तरह करते हैं, वो ग्रोइन की प्रॉपर थ्योरी है, पर आप ये समझ लीजिए ये क्या करते हैं, टू ट्रेन द फ्लो अलोंग अ स्पेसिफिक कोर्स। वो किस लिए जरूरी है कि पानी अनकंट्रोल ना हो जाए, फ्लडिंग कंडीशन ना आ जाए, बैंक्स कवर अवे ना हो जाए, सिल्टिंग ना हो जाए मेरी, इस कारण मेरे को रिवर को ट्रेन करना पड़ता है। उसके लिए क्या काम आते हैं, ग्रोइन या फिर स्पर्स, दो नाम होते हैं इसके, इसमें स्पर्स बोला गया है। तो वो क्या करते हैं, ट्रेन द फ्लो अलोंग द स्पेसिफिक कोर्स, और यही बेसिक डेफिनेशन भी है रिवर ट्रेनिंग की। रिवर ट्रेनिंग का मतलब टू ट्रेन अ रिवर टू फ्लो अलोंग अ स्पेसिफिक कोर्स, एक अपनी डायरेक्शन में ही बहे, ज्यादा फैले मत, ज्यादा एरिया को फ्लडेड मत करे, वही मतलब है ग्रोइन का। तो ग्रोइन बेसिक स्ट्रक्चर है टू ट्रेन द रिवर। आगे चलते हैं। The site where an aqueduct is constructed, the width of a river is 111 meter. If there are 6 piers, each of width 1 meter, the width of waterway will be। देखो एक्विडक्ट क्या होता है, मान लो ये कोई रिवर जा रही है और हमें यहां से एक कैनाल को भी पास करना है। अब क्या तरीका है ना, एक्विडक्ट क्या करता है, एक्विडक्ट क्या करता है, एक ब्रिज बनाता है। बेसिकली हम क्या करते हैं, जो पानी इसमें भी पानी होगा, कैनाल में भी, रिवर में भी पानी होगा, हम क्या करेंगे, ऐसा एक ब्रिज बनाएंगे जो कि रिवर के ऊपर से फ्लो करके जाएगा। इसके ऊपर से, ये मैं ऐसे करके दिखा रहा हूं, ठीक है, इसके ऊपर से फ्लो करके जाएगा कैनाल, उसमें से पानी जाएगा, उसको बोलेंगे एक्विडक्ट। एक्विडक्ट का डिजाइन होता है प्रॉपर। तो एक्विडक्ट का मतलब समझ गए। अब इसमें भूल जाओ एक्विडक्ट नाम की कोई चीज थी। अब मैं क्या करता हूं, आपको इसका क्रॉस सेक्शन दिखाता हूं।
कि होगा क्या। देखो मान लो ये मेरी रिवर थी, ये मेरी रिवर की डेप्थ विड्थ है। एक्विडक्ट ऊपर से जा रहा है। ब्रिज को इमेजिन करो, ब्रिज के कुछ पिलर्स लगे होते हैं ना रोड, मतलब वहां पे रिवर के बीच में, जहां पे जनरली शेडोई सा एरिया होता है, ब्रिजेस लगे होते हैं जो ऊपर से एक्विडक्ट जा रहा होगा, एक्विडक्ट का स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे कुछ पिलर्स लगे होंगे जिसके ऊपर से जा रहा होगा ये। मैं अब पिलर्स को स्ट्रेट लाइन से दिखा रहा हूँ। फर्स्ट पिलर, सेकंड पिलर, थर्ड पिलर, फोर्थ पिलर, फिफ्थ पिलर, सिक्स्थ पिलर। रिवर को लंबा भी करना पड़ेगा फिर तो, इतनी लंबी है। और ऊपर से मेरा एक्विडक्ट जा रहा होगा, यहाँ पे कैनल होगा, इन कैनल में पाइप्स होंगी, पाइप्स में से मेरा पानी जा रहा होगा। ठीक है, ये रिवर है मेरी। अब रिवर की विड्थ कितनी है? 111 मीटर। ठीक है, और हर पियर की विड्थ कितनी है? ये सिंपल एक उस पे क्वेश्चन है यार, ज्योमेट्री का क्वेश्चन है ये, हाइड्रोलॉजी इरिगेशन का क्वेश्चन नहीं है। देखो ये है 1 मीटर की, 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 ये है 1 मीटर की। पूछा हुआ है विड्थ ऑफ वाटर, पूछा हुआ विड्थ ऑफ वाटर मतलब ये पूछा हुआ मेरे से ये। अब क्या करूं, अगर मैं इस 111 मीटर से इनकी विड्थ माइनस कर दूं, इसकी 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 इसकी, और उसको कर दूं 1 2 3 4 5 स्पैन्स बने, 5 से अगर डिवाइड कर दूं तो मेरा आंसर नहीं आ जाएगा। इसका आंसर होगा 111 माइनस 6 डिवाइडेड बाय 5, ये आ जाएगा 105 बाय 5, जो कि लगभग 21 मीटर का आता है। क्लोजेस्ट आंसर कौन सा हुआ? 20 मीटर। 20 मीटर इसका आंसर आएगा, समझ रहे हो? क्योंकि विड्थ ऑफ वाटर पूछा हुआ है, 111 मीटर रिवर की डेप्थ है, 111 मीटर में से 6 पिलर की विड्थ को माइनस कर दिया, और स्पैन्स कितने बने 6 पिलर के बीच में, स्पेसिंग कितनी बनी 5, 1 2 3 4 5, वो डिवाइड करी तो मेरे पास स्पेसिंग आ गई बिटवीन द पिलर्स, उसका आंसर हुआ 21 मीटर। आई होप ये क्लियर है। आगे चलें। Which of the following dams in India is an example of arch dam? आर्च डैम किस डैम का एग्जाम्पल है? टेहरी डैम, बी इडुक्की डैम, सी भाखड़ा डैम और डी सरदार सरोवर डैम। इसका आंसर है इडुक्की डैम। इडुक्की डैम इज एन एग्जाम्पल ऑफ आर्च डैम। ग्रेविटी डैम का एग्जाम्पल है भाखड़ा डैम। आर्च डैम क्या होता है? उसकी शेप आर्च की तरह फॉर्म होती है, आर्च की तरह उसका। अब अगर टॉप व्यू से देखें तो वो डैम आर्च की शेप में होता है। वो अपनी जो लेटरल रेजिस्टेंसेस है वो आर्च एक्शन होता है ना, कंप्रेसिव एक्शन, उससे कंट्रोल करता है। वहां पे मेन फोर्स सेल्फ वेट नहीं होती, आर्च एक्शन मेन फोर्स होती है, और इसका आंसर होगा इडुक्की डैम। क्लियर है ये चीज? आर्च डैम क्लियर है? आर्च डैम क्या करती है? इसकी शेप आर्च की फॉर्म में होती है, आर्च होती है ना ऐसे, इसकी शेप में होती है। अगर टॉप व्यू से देखें तो इस शेप में होता है आर्च डैम। यहाँ से पानी रुकेगा बेसिकली, तो उस शेप के कारण, उस लोडिंग के कारण आर्च डैम संभालता है लोडिंग को अपने आर्च एक्शन के कारण। उसका एग्जांपल इडुक्की डैम है, याद रखेंगे। आगे चलते हैं। द लेसिस रेजाइम इक्वेशन, मैंने बताया था लेसिस के कुछ 5-6 फॉर्मूले हैं लेसिस थ्योरी के, वो आपको याद रहने चाहिए। पिछले वीडियो में हमने देखे 2 क्वेश्चन लेसिस थ्योरी पे न्यूमेरिकल आए थे, यहाँ पे फॉर्मूला पूछा गया है। फॉर लॉन्गिट्यूडनल स्लोप ऑफ एस इज गिवन बाय क्यू डिस्चार्ज है, एफ लेसिस फैक्टर है, टिल्ट फैक्टर भी बोला जाता है इसको, आर है हाइड्रोलिक मीन रेडियस, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ बोला जाता है। इसमें एक रिलेशन होता है जो होता है एस इज इक्वल टू एफ की पावर 5/3 3340 क्यू की पावर 1/6। ये है मेरा रिलेशन और ये है ऑप्शन सी। इसमें ज्यादा बताने वाला कुछ नहीं है। लेसिस थ्योरी बेसिकली कैनाल डिजाइन के लिए यूज होती है, कैनाल डिजाइन में लेसिस थ्योरी यूज होती है। और लेसिस थ्योरी क्या करती है? कैनाल डिजाइन करती है मेरा, जैसे कि कैनेडी थ्योरी होती है, लेसिस थ्योरी होती है। लेसिस थ्योरी में 3 कंडीशन होती हैं, तो ट्रू रेजाइम, एक्चुअल रेजाइम, इनिशियल रेजाइम और फाइनल रेजाइम। इसके बेस्ड पे कुछ कंडीशंस आती हैं लेसिस की। उन कंडीशन में वन ऑफ द कंडीशन इज एस इज इक्वल टू एफ की पावर 5/3 डिवाइडेड बाय 3340 क्यू की पावर 1/6। क्लियर है ये? आगे चलें।
अकॉर्डिंग टू द खोसला's थ्योरी, खोसला's थ्योरी किस लिए यूज होती है? हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर का डिजाइन करने के लिए, एंड कंडीशन डिजाइन करने के लिए। खोसला थ्योरी के अकॉर्डिंग द एग्जिट ग्रेडियंट इन द एब्सेंस ऑफ द डाउनस्ट्रीम कट ऑफ इज, इसका आंसर है इन्फिनिटी। सी बोल रहा है अकॉर्डिंग टू द खोसला's थ्योरी खोसला थ्योरी किस चीज पे फोकस करता है? डाउनस्ट्रीम पाइल की डेप्थ पे। अगर कह रहा है डाउनस्ट्रीम पाइल जो हम देते हैं खोसला थ्योरी, अगर हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर में अगर वो दे ही ना, अगर दे ना हाइड्रोलिक, ये हम लोग दे ही ना डाउनस्ट्रीम पाइल, तो एग्जिट ग्रेडियंट पे क्या होगा? जनरली क्या होता है? एग्जिट ग्रेडियंट होता है HL/L। तब खोसला थ्योरी के अकॉर्डिंग ये जो L होता है ना, जो ऐसे फ्लो करके आता है पानी, इस पूरे पाथ की लेंथ, वो 0 हो जाती है अगर डाउनस्ट्रीम पाइल देंगे ही नहीं, तो एग्जिट ग्रेडियंट मेरा इन्फिनिटी को टेंड करने लग जाता है। तो अकॉर्डिंग टू द खोसला थ्योरी अगर डाउनस्ट्रीम कट ऑफ दे ही ना, हम डाउनस्ट्रीम पाइल के कारण कट ऑफ दे ही ना, तो मेरी एग्जिट ग्रेडियंट की वैल्यू इन्फिनिटी की तरफ चली जाती है, इन्फिनिटी को टेंड करने लग जाती है। आगे चलें। In Sarda type fall, rectangular crest is used for discharge up to। सरदा टाइप एक फॉल होती है। फॉल्स किस लिए लगाते हैं हम लोग? बेसिकली एनर्जी डिसिपेट करने के लिए पानी को फॉल कराते हैं। डिफरेंट टाइप्स की फॉल यूज होती हैं। सरदा टाइप भी एक फॉल है। ये क्रेस्ट की वो मतलब क्रेस्ट का शेप मतलब रेक्टेंगुलर किस क्या शेप से मतलब है? देखो ये जो है ना, जनरली अगर यहां से पानी आना है, ऐसे समझ लो, चलो क्रेस्ट की शेप मतलब अगर जैसे कि ये है, यहां से अगर पानी ने गिरना है ऐसे, ये इस तरह की फॉल है। अगर मैं इसका फ्रंट व्यू दिखाऊं आपको, तो ये जो अगर शेप है, अगर इस तरह की शेप है, तो होगी रेक्टेंगुलर क्रेस्ट। रेक्टेंगुलर क्रेस्ट तब तक लगाया जाता है जब तक कि डिस्चार्ज 14 क्यूमेक से कम है। रेक्टेंगुलर तब लगाया जाता है जब डिस्चार्ज कब कितना है, Q लेस देन और इक्वल टू 14 क्यूमेक। और ट्रेपेजॉइडल लगाया जाता है अगर डिस्चार्ज ग्रेटर देन 14 क्यूमेक है। इन दोनों कंडीशन को याद रखेंगे। 14 और 14 से लेस देन है तो रेक्टेंगुलर क्रेस्ट। क्रेस्ट समझ गए? क्रेस्ट मतलब वो वाला पॉइंट जहां से पानी ने फॉल डाउन करना है। और ट्रेपेजॉइडल क्रेस्ट कब लगाते हैं? जब 14 क्यूमेक 14 मीटर क्यूब पर सेकंड से ज्यादा हो डिस्चार्ज, तो ट्रेपेजॉइडल क्रेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेडिमेंट ऑफ साइज इज 0.81, द सिल्ट फैक्टर या फिर लेसिस फैक्टर, इसका फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू 1.76 अंडर रूट DMM। DMM मतलब डायमीटर ऑफ द पार्टिकल्स इन mm। F है सिल्ट फैक्टर, इसका ये फॉर्मूला है। इसके बाद सॉल्व करेंगे तो 1.76 अंडर रूट डायमीटर ऑफ द पार्टिकल कितना दिया, सेडिमेंट साइज कितना दिया, 0.81 mm। 0.81 इसमें डालो, 0.81 का अंडर रूट होता है 0.9, 1.76 इंटू 0.9, इसका आंसर आ जाएगा 1.584। मैं कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट नहीं करवाता बिल्कुल भी, कैलकुलेशन आप लोग खुद कर लीजिएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे 1.584 आंसर आएगा। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। इससे पता चल रहा है कि लेसी के जो फॉर्मूले हैं, लेसी के टोटल 6 फॉर्मूले हैं, उसमें से 4 पे तो क्वेश्चन आ गया। 6 में से 4 फॉर्मूलों पे क्वेश्चन आ गया, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उनको अच्छे से याद कर लीजिए, रट्टा लगा लीजिए, तरीका निकाल लीजिए, जो मर्जी करिए। हमारी वीडियोस देखिए यूपीपीएससी AE का लमसम पैक में, इसमें डिटेल में अच्छे से याद करवाया हुआ है। वहां से आप लोग इसको पढ़ सकते हैं और बहुत जरूरी है ये, क्योंकि आप देख सकते हैं प्रीवियस क्वेश्चन के पेपर में से 6 में से 4 फॉर्मूलों पे ये क्वेश्चन है। आई होप आपको ये समझ आया। आगे चलते हैं हम लोग। इन केस ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेस, अगर स्पेस की कमी है,
ड्यू टू टॉपोग्राफी, टॉपोग्राफी मतलब लैंड की ढलान, बेसिकली लैंड की फॉर्मेशन, बेसिकली स्लोप कैसी है, टॉपोग्राफी के बेस पे द मोस्ट सुटेबल स्पिलवे इन दिस कंडीशन। स्पिलवे क्या होता है? डैम का सेफ्टी वॉल, जहां से एक्स्ट्रा पानी को बहा दिया जाता है। अगर लैंड की कमी है, टॉपोग्राफी की वजह कमी किसी वजह से, और मेरे को स्पिलवे कम जमीन में कम एरिया में बनाना है, तो मैं कौन सी टाइप का स्पिलवे बनाता हूं? इसका आंसर होता है शाफ्ट स्पिलवे। शाफ्ट स्पिलवे, शाफ्ट स्पिलवे की आप लोग जो इमेज है वो गूगल कर सकते हैं। बेसिकली एक तरह का होल जैसा बनता है, ज्यादा फ्लोपी नेचर का नहीं होता, जनरली पानी एक शाफ्ट में से बहा दिया जाता है। तो इसीलिए जो ये ऑजी स्पिलवे है और शूट स्पिलवे, ऑजी स्पिलवे में सबसे ज्यादा एरिया चाहिए होता है, शूट स्पिलवे में भी काफी चाहिए होता है, स्ट्रेट ड्रॉप स्पिलवे में कम चाहिए होता है, लेकिन शाफ्ट स्पिलवे में सबसे कम एरिया रिक्वायर्ड है। तो हम लोग जब स्पेस की लिमिटेशन है, स्पेस की कमी है, तब हम लोग शाफ्ट स्पिलवे देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो ऑफ CVR इज इक्वल टू 2 द फॉलोइंग विल ऑकर। फर्स्ट इज सिल्टिंग इन कैनाल, सेकेंड इज स्काउरिंग इन कैनाल, C is both silting and scouring, D is none of the above। अब ये CVR क्या होता है? क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो क्या होता है? CVR का मतलब होता है मीन वेलोसिटी अपॉन क्रिटिकल वेलोसिटी। अब ये क्रिटिकल वेलोसिटी कहां से आई? ये क्रिटिकल वेलोसिटी देता है केनेडी थ्योरी, वो होती है V0 इज इक्वल टू 0.55 y की पावर 0.64। ये है मेरी क्रिटिकल वेलोसिटी जो उसने डिफाइन की है। और मीन वेलोसिटी मेरी किसी मेरी रेफरेंस चैनल जिसके लिए मैं बात कर रहा हूँ, रेफरेंस चैनल की वेलोसिटी अपॉन जो क्रिटिकल वेलोसिटी जिसका फॉर्मूला है, उन दोनों की रेशियो है। अगर CVR 1 से कम होता है तो मेरी हो जाएगी सिल्टिंग, मतलब मेरी क्रिटिकल वेलोसिटी से कम है वेलोसिटी, तो सिल्टिंग होगी, जो सेडिमेंट है वो बैठेगा बेड में। और अगर 1 से ज्यादा है क्रिटिकल वेलोसिटी तो स्काउरिंग होगी। स्काउरिंग का मतलब सॉइल इरोजन होगी बेड में से, मेरी बेड स्काउर होगा, बेसिकली उसमें से पार्टिकल्स इरोड हो जाएंगे। और अगर CVR 1 रहता है, मतलब मीन वेलोसिटी और क्रिटिकल वेलोसिटी सेम रहता है, तो बोलेंगे बोथ सिल्टिंग एंड स्काउरिंग। इसको बोलते हैं स्टेबल कंडीशन, इसमें सिल्टिंग भी होगी और स्काउरिंग भी होगी, और पानी एक अपनी इक्विलिब्रियम मेंटेन करके रखेगा। तो हम क्या कहते हैं, अगर CVR यहाँ पे 2 है, मतलब 1 से ज्यादा है, मतलब मीन वेलोसिटी क्रिटिकल वेलोसिटी से ज्यादा है, तो स्काउरिंग होगी इस एक्शन में। क्लियर है? मतलब जितनी चाहिए होती है इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए, उससे ज्यादा आ गई तो डेप्थ से क्या हो जाएगा, बेड से सॉइल इरोड हो जाएगी, इरोजन हो जाएगा, स्काउरिंग हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है इसका। बाय यूजिंग ब्लिग्स थ्योरी, ब्लिग्स थ्योरी होता है बेसिकली हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर डिजाइन करने के लिए एक थ्योरी है। फॉर डिजाइन ऑफ फ्लोर इफ रेजिडुअल हेड at any section is 0.42 meter and specific gravity of the material is 2.4 meter, what will be the thickness of the floor? देखो, मान लो ये कोई हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर है, इस पे कुछ फ्लोरिंग बनानी है। रेजिडुअल हेड का मतलब जो हेड बच गए, मान लो यहाँ पे कुछ हेड है इसके टॉप से, जिसकी वैल्यू है 0.42 मीटर, और इस जो फ्लोरिंग का मटेरियल है इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी G है 2.4, और ये पूछ रहा है मेरे से इस फ्लोरिंग की थिकनेस कितनी दें, इसकी थिकनेस T। इसका फॉर्मूला होता है ब्लिग्स थ्योरी के अकॉर्डिंग T इज इक्वल टू 4/3 H इंटू H डिवाइडेड बाई G माइनस 1। H क्या है, ये रेजिडुअल हेड, G क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी। ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला लगाएं, 4/3 इंटू H इज इक्वल टू 0.42 डिवाइडेड बाय G कितना है 2.4 माइनस 1, ये आ जाएगा 4/3 इंटू 0.42 डिवाइडेड बाय 1.4
ये काट कूट के आएगा 0.3, 0.1 और नेट में आंसर आ जाएगा 0.4 मीटर, मतलब कि 40 सेंटीमीटर। 0.4 मीटर की थिकनेस आप लोग प्रोवाइड कर दो, तब हो जाएगा मेरा स्ट्रक्चर सेफ, फ्लोरिंग सेफ हो जाएगी, फ्लोरिंग फेल नहीं करेगी। ये कहती है ब्लिक्स थ्योरी। आप लोग फॉर्मूला याद रखेंगे ब्लिक्स थ्योरी का, खोसला थ्योरी का, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। इरिगेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स कीजिए, कोई भी डाउट आता है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे साथ जुड़िए ज़्यादा से ज़्यादा। फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। फ़ायदा आप लोग जानते हैं, हमारे साथ वीडियो नोटिफिकेशन, जॉब नोटिफिकेशन, लेटेस्ट कोई भी ऑर्गेनाइजेशन से नोटिस आता है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता चलेगा, वहाँ से स्टडी इकोसिस्टम बन जाता है पूरा का पूरा। और साथ साथ आप लोग हमारे कोर्स को विजिट कर सकते हैं, यूपीपीएससी एई का लमसम पैक विजिट कर सकते हैं www.cazplus.com, या फिर हमारी मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे बहुत हाईली रिकमेंडेड कोर्स है हमारा, वन ऑफ द टॉप रेटेड कोर्स है वो, उसको आप लोग चेकआउट कीजिए और इसी तरह प्रिपरेशन करते रहिए। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू। इसी तरह इंजीनियरिंग की और भी कंसेप्चुअल वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें, और हमारे साथ जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप और टेलीग्राम के लिंक्स के साथ जुड़ सकते हैं। और कंप्लीट कोर्सेज के लिए आप जाएं www.cizplus.com पर, या फिर आप मोबाइल ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हैं जिसका नाम है CIZ Plus, एंड इट्स लिंक इज ऑल्सो अवेलेबल इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू।